वालेकुम। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस हमने कर ली थी। आज हम क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन की बेस के ऊपर क्रोमेटोग्राफी की तीन बड़ी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी, सेकंड है सेमी परिप्रेटिव क्रोमेटोग्राफी और थर्ड इज परिप्रेटिव क्रोमेटोग्राफी। तो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी लॉन्ग एंड थिन कॉलम, उसके अंदर जो कॉलम होता है मतलब साइज में बड़ा होता है और थिन होता है मतलब पतला होता है। जो विड्थ होती है वो उसकी कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है। सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन। एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम सेपरेशन भी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और क्वांटिफिकेशन भी करते हैं। सेपरेशन मतलब डिफरेंट कंपाउंड को हम सेपरेट भी करते हैं, उनकी शनाख्त भी करते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है। इस तरह उनको क्वांटिफिकेशन, फलां कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है, ये भी हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी के अंदर डिटरमाइन करते हैं। सेमी प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी ये शॉर्ट एंड फैट कॉलम होता है। इनका जो कॉलम होता है वो साइज में छोटा होता है लेकिन उसकी विड्थ ज्यादा मोटी होती है। फॉर स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन, ये छोटे छोटे जो मिक्सचर होते हैं उनकी प्यूरिफिकेशन, उनको अलग सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है सेमी प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। थर्ड टाइप इज प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। तो इसका भी जो कॉलम होता है शॉर्ट और फैट होता है, मतलब जो इसकी लेंथ होती है वो छोटी होती है और जो विड्थ होती है वो ज्यादा मोटी होती है। और फॉर लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन, और देखें इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी है ये बड़े बड़े स्केल की प्यूरिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा बड़े बड़े मिक्सचर जो होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो मिक्सचर मौजूद होते हैं उनकी सब प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। जो सेमी प्रिपरेटिव, ये स्मॉल स्केल जो सैंपल्स होते हैं, स्मॉल स्केल मिक्सचर होते हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो ब्रॉड नेम में सिर्फ दो ही टर्म है, एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी और प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। इसकी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर दो ही टाइप्स हैं। जो सेमी प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी है वो एक प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का ही तकरीबन पार्ट बनता है। तो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड आल्सो द पॉसिबिलिटी द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। जो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एनालाइट होता है, एनालाइट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। एनालाइट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हम किसी भी सैंपल के अंदर डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है वो एनालाइट होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी एग्जिस्टेंस, वेदर ये सैंपल के अंदर मौजूद है भी या नहीं है, तो इसकी कितनी पॉसिबल कंसंट्रेशन सैंपल के अंदर मौजूद है, ये हमें एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है। Preparative chromatography is used to purify sufficient quantities of substance for further use rather than the analysis। और जो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी होती है ये किसी भी सैंपल के अंदर, किसी भी मिक्सचर के अंदर से उन क्वांटिटीज को प्यूरिफाई करते हैं जिनको हमने फर्दर किसी भी एनालिसिस के अंदर यूज करना होता है। तो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी किसी भी सैंपल से हमारा रिक्वायर्ड जो मिक्सचर होता है, रिक्वायर्ड सैंपल होता है, उसको अलहदा करती है, उसको सेपरेट करती है, उसको प्यूरिफाई करती है ताकि उसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकें। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। ये क्लासिफिकेशन है किस तरह कंपाउंड सेपरेट हो रहे हैं, ये किस बेस के ऊपर सेपरेट हो रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म की बिहाफ पे जो कंपाउंड को तकरीबन ये 5 ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, सेकंड इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थर्ड इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, fourth is ion exchange chromatography, and fifth is affinity chromatography।
तो हम सबसे पहले इनकी लिटिल लिटिल टर्म देखेंगे। इनमें क्या होता है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जैसे कि आपको पता है सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना। फॉर पोलर नॉन एनिक कंपाउंड्स, इनकी सेपरेशन करने के लिए हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्लाइड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की है तकरीबन। तो आपने ये याद करना है कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज होती है, तो ये पोलर नॉन एनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होती है। उसके बाद है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयन एक्सचेंज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, जिनके आयंस बनते हैं कीटाइन और इनाइन, ये इनके लिए इस्तेमाल होती है। इनाइन एनालाइट इज इनाइन बॉन्डेड फेज हैज पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉन्डेड फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारा जो एनालाइट होगा वो इनाइन होगा, और अगर बॉन्डेड फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारा जो एनालाइट है वो कीटाइन होगा। बॉन्डेड फेज कौन सा होता है, बॉन्डेड फेज वो होता है जो मिक्सचर का जो कंपाउंड है या हमारा एनालाइट है या जो चीज उसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रही है, जिससे हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, जब वहां पर बॉन्ड बन रहा है तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हमारा एनालाइट जो है वो इनाइन होगा। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बॉन्डेड फेज के ऊपर तो हमारा जो एनालाइट है वो कीटाइन होगा। तो पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन बेस्ड ऑन द रिलेटिव सोलबिलिटी ऑफ एनालाइट इन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये होता है जो हमारे एनालाइट की रिलेटिव सोलबिलिटी होती है मोबाइल और स्टेशनरी फेज के अंदर। मोबाइल फेज तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये मूविंग फेज होता है, और स्टेशनरी फेज जो होता है ये इमूवेबल फेज होता है। तो एनालाइट की सोलबिलिटी मोबाइल या स्टेशनरी फेज के अंदर जो है उसकी बेस के ऊपर जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ये इसकी तकरीबन दो टाइप है, नॉर्मल और रिवर्स। नॉर्मल में क्या होता है, एनालाइट जो होता है वो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जो स्टेशनरी फेज होता है वो भी पोलर मोबाइल फेज होता है। तो ये इसमें हल हो जाता है एनालाइट मोबाइल फेज के अंदर। उसके बाद रिवर्स होता है, जो एनालाइट होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है वो लेस पोलर होता है देन दी मोबाइल फेज। Stationary phase is less polar than the mobile phase. उसके बाद साइज, अब इसका मतलब स्टेशनरी फेज लेस पोलर है देन द मोबाइल फेज। तो एनालाइट नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर कहाँ पे हल होगा, नॉन पोलर के अंदर ही। इसका लेस पोलर है तो मोर नॉन पोलर है, तो एनालाइट कहाँ पे हल होगा, स्टेशनरी फेज के अंदर ही हल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो एनालाइट है यहीं पे हल हो रहा था स्टेशनरी फेज के अंदर, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज होता है मोर पोलर होता है देन द मोबाइल फेज। मोबाइल पे मतलब नॉन पोलर होता है। साइज एक्सक्लूजन करवाना, स्टेशनरी फेज इज प्योरस मैट्रिक्स सी विंग। अब क्या होता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे सुराख होते हैं, जेल की तरह वहां पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। आप इस तरह समझ लें घर में आटा छानने वाली जो छाननी होती है उसके अंदर छोटे छोटे जिस तरह सुराख होते हैं, इस तरह इसके अंदर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं। और लेकिन यहाँ पर फर्क ये होता है कि वहां पर यह साइज क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक जेल टाइप होती है। जिस तरह वहां पर जो रिक्वायर्ड केमिकल या मिक्सचर जाता है जिसको हमने सेपरेट करना होता है वो वहां पर चिमट जाता है, और उसके बाद वहां पर से सेपरेशन करने के लिए उनको निकाल दिया जाता है। तो ये साइज की बेस पे होता है, और वो एक मखसूस मतलब साइज के होते हैं कि जितना केमिकल जितना हमारा जो मिक्सचर होता है जो हमने सेपरेट करना होता है उसका साइज होता है, उसके मुताबिक वहां पर जो होते हैं सुराख होते हैं, और वो जो रिक्वायर्ड साइज के होते हैं केमिकल्स वहां पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह मुकम्मल मिक्सचर के हम सेपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज हैज की एंड लोच पीएच डिपेंडिंग रिलेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो आपने यहाँ याद रखना है कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो एनालाइट होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, इन दोनों के दरमियान पीएच डिपेंडिंग रिलेशन होता है, और पीएच की बेस के ऊपर ये सेपरेट हो रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी,
Absorption chromatography is probably one of the oldest type of chromatography around. It utilizes a mobile liquid or gaseous phase that is absorbed on the surface of the stationary solid phase. The equilibrium between the mobile and stationary phase account for the separation of the different solutes. एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सबसे पुरानी टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, सबसे पहले यूज की जाने वाली है। इसके अंदर जो हमारा मोबाइल या लिक्विड या गैसेस फेज होता है, ये स्टेशनरी सॉलिड फेज जो इमूवेबल सॉलिड फेज होता है उसके ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है। अब इन दोनों के दरमियान जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान जो सॉल्यूट हमारा होता है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मसलन ये हमारे पास ये नजर आ रहा है आपको इस तरह का कलर, तो ये हमारा स्टेशनरी सॉलिड फेज। और ये ब्लैक कलर के जो डार्ट नजर आ रहे हैं ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूट है। तो ये जो हमारा सोल्यूट है यहाँ पर आकर सॉलिड फेज के ऊपर, स्टेशनरी सॉलिड फेज के ऊपर ये देखें ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। ये एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद probably one of the oldest type of chromatography, the equilibrium or solute component between the mobile and the solid stationary phase account for the separation. Again वही बताया गया है, ये आपको again क्लियरली नजर आ रहा है। ये ऐसे ऐसे सोल्यूट जो होते हैं आते जाते हैं और सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉलिड की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। This form of chromatography is based on a thin film formed on the surface of the solid supported by a liquid. On the surface of the solid supported by a liquid stationary phase. Solute equilibrium between the mobile phase and the stationary solid phase. अब यहाँ पर क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास भाई सोलिड स्टेशनरी फेज है, ठीक है। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं जहाँ पर ये केमिकल अटैच है, यहाँ पर एक लिक्विड की सरफेस यहाँ पर फॉर्म हो गई है। तो इसमें यही होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो स्टेशनरी फेज होता है उसके बाहर एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है। ये देखें एक छोटी सी लेयर बन जाती है, जो लेयर बन जाती है यहाँ पर ये जो हमारे सोल्यूट होते हैं वो यहाँ पर आकर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व होना शुरू होते हैं, यहाँ से इनको सेपरेट किया जाता है और इन दोनों के दरमियान जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर मोबाइल फेज और यहाँ पर स्टेशनरी फेज के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो यहाँ से इनको सेपरेट कर दिया जाता है। ये भी सिंपल सा प्रोसेस है। मोबाइल एंड लिक्विड स्टेशनरी फेज, यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये बाहर से लेयर फॉर्म कर गई है और जहाँ पर लेयर फॉर्म कर गई है यहीं पर आकर ये जो हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जब हाफ मॉलिक्यूल इधर ऑब्जर्व हो जाएंगे, हाफ इधर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो सब कंपाउंड को हम आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। Ion exchange chromatography. In this type of chromatography, the use of the resin, the stationary solid phase, is used to covalently attach anions or cations onto it. Solute ions are the opposite charge and the mobile liquid phase are attracted to the resin by the electrostatic force. अब इसकी बिल्कुल सादा सी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये स्टेशनरी जो सॉलिड फेज है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं बड़े मोबाइल फेज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इनाइन होता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो यहीं पे रहेंगे, जो नेगेटिव चार्ज इनाइन मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से मूव करेंगे और पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होंगे और कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कीटाइन होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इनाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो जो यहाँ पर नेगेटिव आयन मौजूद होंगे वो यहाँ से मूव करेंगे, इनके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो लेस फोर्स के होंगे और वो यहाँ से मूव करके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। इसके मैं आपको सादा सा एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर, और यहाँ जो हमारा मोबाइल फेज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो जो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है उसके साथ इस नेगेटिव चार्ज की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसकी निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना
सकता है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से मूव करके जाना शुरू कर देगा मोबाइल फेज में, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा। हर सूरत में ये नहीं होता, बात कर इस तरह भी होता है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ का फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ मूव करना चाहेगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान जो आयन होंगे एक्सचेंज हो जाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद जब कोवलेंट बन जाएगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी, कंपाउंड होगा वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ion exchange separation are carried out in column packed with an ion exchange, and like ion of the opposite charge in the mobile equal phase are attracted to the ion exchange by electrostatic force। अब ये देखिए, ये एक मिसाल के तौर पर हमारे पास मौजूद है, आज समय स्टेशनरी फेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कंपाउंड जो हमारे पास है Ni3R, ये हमारे पास मौजूद है मोबाइल फेज के ऊपर। तो ये जो कंपाउंड है Ni3R पॉजिटिव, ये इस Na पॉजिटिव की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके पास है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज इसके पास Na3R पॉजिटिव के पास है। तो ये N जो है ये यहाँ से लीव कर जाएगा और ये Na3R जो है वो इसके साथ अटैच कर जाएगा, ये N हमारे पास बच जाएगा। तो ये N जो है ये हमारे पास मोबाइल फेज के ऊपर, मतलब हमारे पास क्लोरीन मौजूद है, वहां पर जाकर उसके साथ बॉन्ड बना देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इनाइन एक्सचेंज, यहाँ हमारे पास था कीटाइन एक्सचेंज हो रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं होता कि हमारे पास हर दफा कीटाइन ही एक्सचेंज हो, तो इनाइन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है वो ज्यादा इसके ऊपर मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास OOCR नेगेटिव ये भी आ गया, ठीक है। और ये R4Na पॉजिटिव। तो अब यहाँ Na पॉजिटिव जो है यहाँ पर OCR ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इनाइन है, इसकी निस्बत Cl नेगेटिव। तो ये Cl है ये लीव कर जाएगा और ये इसके साथ अटैच कर जाएगा और ये कहाँ पे चल जाएगा, मोबाइल फेज के अंदर। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो था रिक्वायर्ड वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यह करना होता है, हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा चार्ज है उसकी निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम तभी जाकर हमें पता होगा, तो हम जाकर वो चार्ज वहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो हम उसके साथ आयन एक्सचेंज बनाकर उसको सेपरेट करवा सकें। उसके बाद है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। Also known as gel permitting or gel filtration, this type of chromatography lacks an attractive interaction between the stationary phase and the solute. The liquid or the gaseous phase passes through a porous gel which separate the molecule according to its size. The pores are normally small and exclude the larger solute molecules but allow small molecule to enter the gel, causing them to flow through large volume. This causes the large molecule to pass through the column at faster rate than the smaller one. It usually applied to a large molecules or the macromolecular complexes such as proteins and industrial polymers. Typically, when an aqueous solution is used to transport the sample through the column, the technique is known as gel filtration chromatography versus the name gel permeation chromatography, which is used when organic solvent is used as mobile phase. SEC size exclusion chromatography is widely used polymer characterization method because the ability to provide good results for polymers. अब इसके यहाँ क्या होता है, साइज स्क्रीन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है कुछ स्मॉल साइज के होते हैं कुछ लार्ज साइज के होते हैं। तो ये जो हमारे पास सोलिस्टेशन फेज होता है, अब इनके दरमियान इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती। ये हमारे पास जो मोबाइल फेज के ऊपर सॉलिड मॉलिक्यूल मौजूद है और यहाँ पर हमारे सॉलिड फेज के ऊपर जो हमारे पास जेल मौजूद है या सॉलिड फेज स्टेशनरी फेज मौजूद है। वहां पर जो पहले हम देख लेते पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या मतलब बाकी आयन एक्सचेंज, वहां उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई चार्ज डेवलप होगा, उनके साथ कोई अट्रैक्शन आपस में आ रही थी, इसकी वजह से आसानी से सेपरेट हो रहे थे। अब इन दोनों के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ये अट्रैक्शन बिल्कुल होती भी है और स्मॉल होती है। तो अब इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कौन सी अडैप्टेशन होती है, यहाँ पर होते हैं प्योरस जेल मौजूद होती है और यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। प्योरस के मतलब सुराख होते हैं, तो छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन कंपाउंड को यहाँ से लिक्विड फेज को इसके ऊपर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से इन पोर्स के जरिए क्रॉस करके जेल के ऊपर जाकर फ्लो करना शुरू कर देते हैं, वहां पर
सेपरेट हो जाते हैं। और ये लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं ये सुराख के पास नहीं कर सकते और ये स्टेशनरी फेज के ऊपर ही मौजूद रहते हैं। तो इस तरह इनको आसानी से सेपरेट किया जाता है इनके साइज की बेस पे। इस बेसिस को कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आपको क्लियरली और आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें, दिस टाइप क्रोमेटोग्राफी लैग इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज एंड सॉल्यूट। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान और स्टेशनरी फेज के दरमियान इस क्रोमेटोग्राफी में कोई अट्रैक्शन नहीं होती है। प्योरस जेल सेपरेट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू साइड। यहाँ पर एक जेल मौजूद होती है, ये मॉलिक्यूल साइज की बेस पे सेपरेट कर देती है। तो ये देखें, लार्ज साइज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इसको बाहर निकाल देती है, इसको अंदर नहीं जाने देती है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं। इस तरह स्मॉल लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की बेस पे उनकी बिहाफ पे ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द मोस्ट सिलेक्टिव टाइप, ये आपने याद रखना है, सिलेक्टिव टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इम्प्लाई इट यूटिलाइज द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वन काइंड ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड मॉलिक्यूल दैट इज इम्प्लाइज ऑन स्टेशनरी फेज। यहाँ पर अब अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो आपको एक बात तो याद हो गई, कौन सी ऐसी टाइप क्रोमेटोग्राफी की टाइप है जिसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान और स्टेशनरी फेज के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती है, तो वो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। बाकी सारी क्रोमेटोग्राफी की टाइप में इनके दरमियान सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान और स्टेशनरी फेज के दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन मौजूद होती है। It would like the specific interaction between one kind of solute molecule and the second molecule that implies on the stationary phase. For example, the immobilized molecules may be an antibody to some specific protein. When solute contain a mixture of proteins are passed by this molecule, only the specific protein is reacted to the antibody, binding it to stationary phase. This protein is later attracted by changing the ionic strength of it. यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है भाई, हो सकता है जो इमोबिलाइज जो मॉलिक्यूल मूव कर नहीं कर रहा स्टेशनरी फेज के ऊपर जो मौजूद है वो हमारी एंटीबॉडी है किसी प्रोटीन के लिए। जब वो स्पेसिफिक प्रोटीन वहां पर आती है उसके करीब आती है तो वही एंटीबॉडी जो उसके लिए स्पेसिफिक है जो प्रोटीन के लिए है स्पेसिफिक है तो वही उसको अट्रैक्ट करती है, उसके साथ बाइंड कर जाती है स्टेशनरी फेज के ऊपर। उसके बाद जो ये प्रोटीन होती है बाद के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल दिया जाता है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ या पीएच चेंज करने के बाद। तो इसकी सारे सी एग्जांपल है, मतलब वो कंपाउंड है जो उसके लिए एफिनिटी शो करता है। अब एंटीबॉडी मौजूद है वो अपनी मखसूस प्रोटीन के लिए ही एफिनिटी शो करेगा, उसके लिए अट्रैक्शन शो करेगा। जो एंटीबॉडी होती है वो सिर्फ वही स्पेसिफिक प्रोटीन जो उसके लिए एफिनिटी इसके अंदर मौजूद होती है जो उसके लिए मखसूस होती है सिर्फ उसके लिए एफिनिटी शो करती है, बाकी किसी भी प्रोटीन के साथ वो बाइंड नहीं करेगी। तो एक मखसूस प्रोटीन के साथ ही बाइंड करेगी। तो इस वजह से जो एंटीबॉडी है वो उस मखसूस प्रोटीन जब उसके करीब आएगी तो उसको अट्रैक्ट करेगी, उसके साथ बाइंड करेगी स्टेशनरी फेज के ऊपर। उसके बाद इसकी आयनिक स्ट्रेंथ या पीएच चेंज करने के बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे। मसलन ये देखें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की ये प्रोटीन मौजूद है और यहाँ पर ये मसलन एक एंटीबॉडी मौजूद है। तो अब यहाँ पर देखें कौन सी यहाँ पर बाइंड करेगी। One kind of molecule in compressed nature becomes attracted to the molecule that is covalently bonded to the stationary phase. Other molecules simply wash through. Affinity chromatography. तो अब ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरह अगर आए तो यहाँ पर ये अटैच हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी है वो एंटीबॉडी मौजूद है और ये उसके लिए है प्रोटीन है, तो ये इस पर अटैच हो जाती है। तो ये सिंपल तरीका है, उसके बाद हम इसकी आयनिक स्ट्रेंथ या पीएच को चेंज कर देंगे और उनको निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें ये जो हमारा पास है इसको अगर हम इस तरह यहाँ पर इसका थोड़ा रोटेट करें तो यहाँ पर ये आसानी से फिट आ रही है, तो ये इसके साथ एफिनिटी शो कर रही है। उसके अलावा अच्छा बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या बनता है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स एफिनिटी वहां पर शो करते हैं उनकी एंटीबॉडी मौजूद होती है, जो बाकी मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपली वॉश कर लिया जाता है, वॉश करने के बाद उनको सेपरेट कर लिया जाता है। ये वही चीजें हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। वही कि मोस्ट सिलेक्टेड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइज स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन वन काइंड ऑफ एनाराइड मॉलिक्यूल एंड द सेकंड मॉलिक्यूल दैट immobilize on a stationary phase. The immobilized molecule may be an antibody to some specific protein. उसके बाद है गैस क्रोमेटोग्राफी।
गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए हम सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कंपाउंड मस्ट एग्जिस्ट एट अ गैस एट अ टेम्परेचर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी and withstood by the column up to 450 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग ऑन द कॉलम। इसमें क्या होता है, कंपाउंड जिसकी हम सेपरेशन करना चाह रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, उसको जरूरी है कि गैस के अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए और दैट कैन बी प्रोड्यूस, उसको गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और उसको कम से कम 450 डिग्री जो टेम्परेचर है वो भी विथस्टैंड कर सके वो कंपाउंड, डिपेंडिंग ऑन द कॉलम के ऊपर डिपेंड करते हुए। अब ये कौन कौन सी चीज को हम सेपरेट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन है अल्कोहल्स एंड ब्लड, ब्लड के अंदर से अल्कोहल्स को सेपरेट करने के लिए एरोमेटिक्स, बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, साइलिन, इनकी सेपरेशन करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, इनको सेपरेट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। परमानेंट गैसेस H2N2, O2, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को सेपरेट करने के लिए भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड करने में कार्बन हाइड्रोजन, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपको पता है यहाँ पर यूज होते हैं फसलों वगैरह में, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को मारने के लिए, घास वगैरह जो गैर जरूरी जड़ी पौधे होते हैं उनको मारने के लिए हर्बिसाइड यूज करते हैं। पीसीबी और डाइऑक्सिन। इसके अलावा सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी का सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पर ये देखें, ये दिया हुआ, ये कैरियर गैस होती है, ठीक है, ये होता है गैस फ्लो रेगुलेटर, ये इंजेक्टर पोर्ट होती है, ये कॉलम होता है, ये डिटेक्टर होता है, यहाँ से वेस्ट निकल आता है, यहाँ पर ओवन होती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर है जिसके ऊपर हमारा जो डाटा है वहां पर शो होता है। तो ये है गैस फ्लो रेगुलेटर। ये क्या करता है, यहाँ पर हम कैरियर गैस इसको दे रहे होते हैं, उसके ऊपर हम ये सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसकी हमने सेपरेशन करनी होती है। तो जैसे हम ये इंट्रोड्यूस इसके अंदर करते हैं तो यहाँ से कैरियर गैस है, ये गैस का जो फ्लो है इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ से खुद ब खुद जाती है, यहाँ से इसको मेंटेन करती है। जैसे हम सैंपल इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा सैंपल है यहाँ से मूव करता करता यहाँ से इस तरह कॉलम के थ्रू 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को विस्टैंड करता हुआ यहाँ पर आ जाता है डिटेक्टर के अंदर। जैसे ही यहाँ पर डिटेक्टर के अंदर आता है वो हमें शो करवाता है तो कौन सा कंपाउंड है, उसकी जितनी कंसंट्रेशन मौजूद है यहाँ पर कंप्यूटर पर शो हो जाती है, जो वेस्ट होता है वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। उसके बाद है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी उसके साथ गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ टर्म मिलती जुलती है। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट होता है, ये पंप होता है, इस तरह समझिए ये गैस रेगुलेटर उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से हम जो हमारा सैंपल है उसको इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं तो ये HPLC का कॉलम है, तो यहाँ से ये मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाता है डिटेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर डिटेक्टर के अंदर जो है यहाँ पर कंप्यूटर के जरिए यहाँ पर शो हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो यहाँ पे निकल जाता है, बाहर चल जाता है। और ये हमारे पास लैपटॉप होता है जो डेटा क्वेश्चन शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन ऑफ HPLC और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव नेचुरल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल एक्टिव नेचुरल कंपाउंड मसलन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं HPLC। कंट्रोल ऑफ सिंथेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड टारगेट कंपाउंड, किसी रिएक्शन के अंदर दरमियान में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है और जो ओरिजिनल फाइनल कंपाउंड है वो कौन सा बनना है, ये देखने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं HPLC को। बायोसिंथेसिस स्टडी, डिटेक्शन ऑफ बायोजेनेटिक इंटरमीडिएट्स एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड। बायोजेनेटिक बायोसिंथेसिस स्टडी, जो बायोजेनेटिक इंटरमीडिएट्स, बायोजेनेटिक रिएक्शन के अंदर, बायोजेनेटिक प्रोसेसेस के अंदर इंटरमीडिएट्स बनते हैं, दरमियान वाला जो स्टेप आता है वो देखने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। उसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होने चाहिए या होंगे या हैं पड़े उसको
एनालाइज करने के लिए भी हम HPLC यूज करते हैं। कंट्रोल ऑफ मैक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस खुद ब खुद चल रहा है मैक्रोबायोलॉजिकल, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं HPLC को। यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम ब्रोथ मिक्सचर, इससे ब्रोथ मिक्सचर से एंटीबायोटिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं HPLC को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फेज, अब फेज के ऊपर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी अकॉर्डिंग टू मोबाइल फेज, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज इज लिक्विड। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा मोबाइल फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। इसकी दो टाइप्स हैं, LLC LLC, इसका मतलब क्या है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और LSC लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड सोलर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड होता है। उसके गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी जो मोबाइल फेज होगा वो गैस होगा, तो ये GSC गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। उसके बाद है मोबाइल फेजेस, मसलन गैस क्रोमेटोग्राफी, तो इसकी दो टाइप्स हैं, GLC और GSC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो इसको कह रहे हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा मोबाइल फेज होगा वो तो दोनों में होगा, मोबाइल फेज गैस ही होगा, लेकिन सॉलिड क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा, लेकिन यहाँ पर जो है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा। इस तरह यहाँ पर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसकी दो टाइप्स हैं, LLC LSC, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, LSC लिक्विड सोलर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज और सोलिड फेज होगा लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर दोनों लिक्विड होंगे। लिक्विड सोलिड में यहाँ पर हमारा जो मोबाइल फेज होगा वो लिक्विड होगा, लेकिन स्टेशनरी फेज जो होगा वो सॉलिड होगा। तो ये इस वजह से हम कहेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ गई। बस आपने ना इनकी टर्म जो है एब्रिविएशंस याद रखने हैं, और ये याद रखना है इसका क्या बनता है, इसमें क्या क्या होता है, लिक्विड फेज कौन सा होगा, सॉलिड फेज कौन सा होगा। उसके बाद है एप्लीकेशंस क्रोमेटोग्राफी की, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। Pre-concentration pass much water over a resin and then dilute with high concentration of acid cation exchange to trap ketynes, chillax 100 to trap transition metals। अब ये बताया गया है इनकी एप्लीकेशन और परी कंसंट्रेशन में क्या करना है। सब अगर हमने एसिड की हाई कंसंट्रेशन निकालनी है तो रेजन के ऊपर से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हमें वाटर पास करना पड़ेगा, तो हमारे पास एसिड की हाई कंसंट्रेशन निकल आएगी। इसके अलावा अगर हम कीटाइन को निकालना चाहते हैं, कीटाइन को ट्रैप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कीटाइन एक्सचेंज यूज करेंगे, जिस तरह हमने वो पढ़े थे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो इस तरह हम इसके साथ कीटाइन एक्सचेंज करेंगे, जो ट्रैप कीटाइन। इसके अलावा अगर हम इनाइन एक्सचेंज करना चाहते हैं, इनाइन को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इनाइन को। इसके अलावा अगर हम ट्रांजिशन मेटल को यूज निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे चिलैक्स 100 को, ये केमिकल है। तो वाटर डीआयोनाइजेशन कीटाइन एक्सचेंज फॉर कीटाइन रिमूवल, इनाइन एक्सचेंज फॉर इनाइन रिमूवल। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर भी इसकी एप्लीकेशंस है। सेपरेशन एंड रिटेंशन थ्योरी, ये आप इस समय छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, बस ये आप देख लें, ये आपका छुट्टी का प्लेट नंबर। ये फिर जब हम नेक्स्ट इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, बस अब ये आपके लिए वही काम का था। और इसके बाद हम ओवरऑल यूजेस पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज होती है, रियल टाइम एप्लीकेशंस यूज फॉर द क्रोमेटोग्राफी। फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर हम यूज करते हैं डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ईच केमिकल फाउंड इन न्यू प्रोडक्ट, जो हमारे पास नया प्रोडक्ट आया उसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं और उस केमिकल से कितनी कितनी मिकदार पाई जाती है, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। इसलिए इनको हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए,
और पेशेंट के ब्लड के अंदर अल्कोहल का लेवल डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट टू कंपेयर सैंपल फ्रॉम एट क्राइम सीन टू सैंपल फॉर द सस्पेक्ट, मतलब जिसके ऊपर हमें शक है वहां पर, और जो क्राइम सीन जहाँ पर हादसा हुआ है वहां पर दो सैंपल को कंपेयर करने के लिए भी हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एजेंसी डिटरमाइन द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द वाटर सप्लाई, जो हमारे पास पानी जिसमें जा रहा है, नदी नहर या किसी चीज के अंदर, वहां पर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्यूरिफाई केमिकल नीडेड टू मेक अ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर के प्लांट के अंदर हम उस केमिकल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी होता है। तो आपने याद रखना, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर हम इसको यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी यूज होती है, लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर यूज होती है, एनवायरमेंट एजेंसी के अंदर यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर भी ये यूज होती है। तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक का, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इंशाल्लाह वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।